हाँ, तो आज के इस वीडियो में, ठीक है, आज के इस वीडियो में सेंटर ऑफ मास के आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास के हमने हैशटैग नंबर 2 वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास के 10 एमसीक्यूज देखे थे। आज के इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज देखेंगे सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास का के बारे में। एक बार रिवीजन देख लो फार्मूले की। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया था कि अगर एक सिस्टम है उसमें उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, एक मास है m1 जो r1 दूरी पे है, एक मास है m2 जो r2 दूरी पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है। अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा m1 x1 m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का, तो क्या होगा m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2। अगर z कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का, z कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 z1 m2 z2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। फिर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए मैंने आप लोगों को जो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बताया था RCOF, यहाँ पे समेशन का काम कौन करेगा? इंटीग्रेशन करेगा r dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आप लोगों को कुछ बॉडी के बारे में बताया था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं भी बताने वाला हूं आप लोगों को वैसे भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके लिए? फॉर डिफरेंट बॉडीज के लिए, ऐसी बॉडीज के लिए डिफरेंट बॉडी, कुछ आपको याद ही करना है डिफरेंट बॉडीज के लिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है नीट के एग्जाम में। मैं आज के नीट के एग्जाम में जो आए वाले क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे, सीटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर करेंगे, जेईई के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर करेंगे, और जो आ सकते हैं क्वेश्चन वो भी कवर करेंगे। बस आपको पढ़ना है बबुआ, पढ़ाई करना है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बात तो सही है, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? हर कोई टीचर यही बोलता है सर, हर कोई बोलता है पढ़ो। इस पढ़ाई में सर क्या है? अरे भाई पढ़ाई में बहुत राज है। प्यार करना है तो पढ़ाई से करो, बाकी किसी चीज से नहीं। बाकी सब तो नाशी बनते हैं, आज है कल नहीं है, लेकिन पढ़ाई एक बार घुस गई दिमाग में तो हमेशा रहेगी। बस मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट बॉडीज की बात करो, ठीक है। डिफरेंट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूंगा, यहाँ बॉडी लिख के देता हूँ, कुछ बता रहा हूँ अच्छे से। बॉडी और उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ रहेगी? पोजीशन ऑफ क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी बबुआ? ठीक है। तो बॉडी हमारे पास है यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। देखो यूनिफॉर्म वर्ड याद रखना, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। तो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। सेंटर ऑफ क्या होता है? स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर होता है स्फीयर, तो स्फीयर का जो सेंटर रहेगा वही उसका क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक है, स्फीयर का। उसके बाद में मैं बात करूं यूनिफॉर्म, ये हो गया हॉलो स्फीयर। फिर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में क्या फर्क है? कि हॉलो स्फीयर अंदर से खाली होता है और सॉलिड स्फीयर जो होता है अंदर से क्या हुआ रहता है? भरा। उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके भी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है सेंटर ऑफ स्फीयर ही होती है, ये भी स्फीयर जो रहेगा बस ये भरचू रहेगा, इसमें मास भरा हुआ है, ठीक है, हॉलो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए इसके लिए भी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन रहेगी सेंटर ऑफ रिंग ही रहेगी। सेंटर ऑफ रिंग ही रहेगी, जो रिंग होती है, रिंग, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, सर्कुलर डिस्क के लिए, तो इनके लिए भी जो सेंटर ऑफ मास रहेगा सेंटर ऑफ डिस्क रहेगा। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, डिस्क है और डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो भी यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो गई। उसके बाद में यूनिफॉर्म रॉड के लिए, तो आपको पता है यूनिफॉर्म रॉड के लिए इसका भी क्या होता है? सेंटर ऑफ रॉड ही होता है। हाँ सर, सेंटर ऑफ रॉड ही होता है।
जो रॉड होती है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो भी कहाँ पे होता है, रॉड के सेंटर में ही होता है। लेकिन वो रॉड कैसे होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये भी मैंने बात बताया था। अभी प्लेन लैमिना, तो प्लेन लैमिना क्या होता है, प्लेन लैमिना। अब लैमिना किसे बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमिना, तो लैमिना उसे बोलते हैं जिसके टू डायमेंशन होते हैं, टू डायमेंशन, जैसे कि स्क्वायर हो गया, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बराबर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसमें प्लेन लैमिना बोला। तो अब प्लेन लैमिना उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, तो लैमिना मतलब जिसमें 2D होता है, टू डायमेंशन होते हैं। तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, फिर बाद में बोला पैरेललोग्राम बोल दिया, पैरेललोग्राम। तो अब प्लेन लैमिना के लिए, प्लेन लैमिना के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा कहां रहेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, ये याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। जो स्क्वायर होता है, जैसे कि स्क्वायर की मैंने स्क्वायर बना दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाइज रहेगा, तो एमसीक्यूज में लेकिन में अगर आपको पूछेगा कि कहां रहेगा, तो आप लोग पता कर लेना कि सर इनके जो डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यहां पे सेंटर ऑफ मास होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल 16 सेंटीमीटर की है, वैसे भी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कांग्रुएंट होती है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कैसी होती है, कांग्रुएंट, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो ये भी 16 की होगी, तो बताओ ये भी 16 सेंटीमीटर की, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास इस कोने से, कॉर्नर से कितने दूरी पे रहेगा, 8 सेंटीमीटर दूरी पे रहेगा। कितने सेंटीमीटर दूरी से रहेगा, 8 सेंटीमीटर इस कॉर्नर से रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, तो ये बात तो क्लियर होगी बाबा। उसके बाद में प्लेन लैमिना में स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम बना दिया, बता दिया। फिर ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना और ट्रायंगुलर क्या, प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना। अगर मास ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना पर अगर सिचुएटेड है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन रहेगा। अगर कोई ट्रायंगल है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ रहेगा, मीडियन पे रहेगा, मीडियन पे रहेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है ना, ये मीडियन होगी। मीडियन किसे बोलते हैं, जो मिड पॉइंट पे जुड़ती है। तो देखो ये मिड पॉइंट पे जुड़ रही है, ये मिड पॉइंट पे जुड़ी है, यहाँ रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कहाँ रहेगा, मीडियन पे रहेगा। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीडियन पे रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के देखते हैं। और मजाक नहीं है, 16-16 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके सपने साकार होंगे। पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारी जिंदगी साकार होगी, तुम्हारी पढ़ाई सफल होगी। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। सर हर कोई टीचर बोलता है पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सर पढ़ाई कैसे करे, सर कैसे करे पढ़ाई, सर हमारी हालत देखो सर, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, बायो भी पढ़ना पड़ता है, मैथ भी पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़े सर, इतना सारा सिलेबस है। ठीक है, तो जब किसी से प्यार हो जाता है ना, जब किसी से लगाव हो जाता है ना, तो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता। अगर आपने नीट से, जेई से और पढ़ाई से अगर प्यार कर दिए, अपना लगाव लगा दिए, तो 100% गारंटी है कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। दिन रात पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई। ठीक है, इतने मेहनत से मैं बनाता वीडियो, इतने मेहनत से वीडियो बनाता, इतने मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा, अच्छे से रिवीजन करा, डेली के एमसीक्यूज कवर करूंगा, डेली के एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, और साथ साथ क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब डेवलपमेंट होना चाहिए ना, प्रोग्रेस होना जरूरी है। सर आपने बोल दिए, सर आपने बोल दिए करेंगे करके, तो बिल्कुल करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो तो देखते हैं आगे का। तो ट्रायंगुलर प्लेन लैमिना के लिए हो गया। अब बात करेंगे किसकी, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए, कि सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए कहाँ होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, कि हॉलो सिलेंडर के लिए। सर हॉलो जो सिलेंडर होती है, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर के लिए बेटा जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, तो मिडिल पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये आपका एक्सिस सिलेंडर हो गया, ये आपकी सिलेंडर होगी, और ये सिलेंडर का क्या हो गया, एक्सिस हो गया। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यह एक्सिस ऑफ सिलेंडर।
तो इस एक्सिस के मिडल पॉइंट पे जो रहेगा, मिडल पॉइंट पे इसका क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा। मतलब इसकी हाइट अगर h होगी तो कहाँ होगी, h/2 पे रहेगी। वैसे भी ये जो सिलेंडर होती है रॉड का काम करती है, यूनिफॉर्म रॉड का, तो h/2 पे रहेगी, इसकी हाइट रहती है h/2। तो छोड़ो उसके लिए बाद में बात करेंगे। तो आपको याद कर क्या रखना है, पॉइंट ऑफ क्या याद करना है, मिडल पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मिडल पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर के कहाँ होती है, तो मिडल पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होता है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए भी कहाँ होता है, मिडल पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहा था, एक्सिस ऑफ सिलेंडर के मिडल पॉइंट पे ही होता है। उसके बाद में आता है सॉलिड कोन लास्ट। तो सॉलिड कोन या फिर पिरामिड, तो सॉलिड कोन जो होता है, ये आपका सॉलिड कोन पता है ना, मैंने आपको बताया था सॉलिड कोन, ये इसकी क्या होती है, तो हाइट होती है सर, ये इसका वर्टेक्स हो गया सर। तो वर्टेक्स के कौन से हाइट पे होता है सर, तो 3h/4, 3h/4 आपको बताया था, ये इंस्टीट्यूट में आता भी है, नीट में एमएसटी सीट में पूछा भी गया कि कहाँ होता है। तो ये उसका एक्सिस हो गया, तो एक्सिस के वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया, ये बेस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, तो वर्टेक्स से कितने हाइट पे, तो 3h/4 हाइट पे होता है, 3h/4। तो ऑन द एक्सिस ऑफ कोन, ऑन द एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ कोन, कोन के एक्सिस पे ही होता है, ये एक्सिस हो गया उसके। तो ऑन द एक्सिस ऑफ कोन, कौन से पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ऑफ अ डिस्टेंस 3h/4 फ्रॉम कहां से, तो वर्टेक्स से, फ्रॉम कहां से, तो वर्टेक्स से। तो मैंने आपको सभी फिगर के मैक्सिमम फिगर के जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसकी पोजीशन कहां रहेगी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे का हमसे कुछ देखते हैं इसके ऊपर। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 10 तक हुए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 11 चालू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स, ईच ऑफ रेडियस, हर किसी की जो रेडियस है वो क्या है, r है, इसकी रेडियस 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 r है। तो हर किसी की रेडियस क्या r है, प्लेस इन हॉरिजॉन्टल, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उनको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे, वो भी इस तरह से कि उनसे क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा अगर उनके सेंटर को हम जॉइन करते हैं, तो इससे एक सिस्टम बनेगा। तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड रहेगा, तो ये बॉल है, बॉल स्फेरिकल होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, उसके सेंटर पे रहेगा, और इस बॉल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। तो इन तीनों मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन आएगा। ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन रहेगा मीडियन के ऊपर लाइज रहेगा, क्योंकि ट्रायंगुलर रीजन में जब प्लेन फिगर होता है, मास जब तीन कॉर्नर पे कनेक्ट रहता है, वर्टेक्स पे रहता है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो मीडियन पे होता है, मीडियन पे। तो ये इसकी मीडियन बन गई, ये इसकी मीडियन बन गई, और ये इसकी मीडियन बन गई, इस मीडियन पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, मीडियन पे रहेगा। ओके, तो फॉर ट्रायंगुलर रीजन के लिए ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, वेरी गुड। स्क्रीन पॉज करके बताओ। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइनिंग टू मासेस। मेरे पास दो मास है, एक छोटा आयम, बड़ा आयम, तो बड़ा आयम ग्रेटर है छोटा आयम से, मतलब बड़ा वाले यम जो मास है ये बड़े छोटे वाले यम से बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड रहेगा, तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास हमेशा बड़े मास की तरफ रहता है। उदय आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा बड़े मास की तरफ रहेगा। तो हमेशा याद रखना, नोट में हमेशा याद रखना कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज लोकेटेड, किधर लोकेटेड, तो लोकेटेड टुवर्ड बिगर मास, बिगर किसके, मास के तरफ, लार्जेस्ट मास की तरफ होता है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है टुवर्ड कैपिटल एम रहेगा, टुवर्ड कैपिटल एम रहेगा। टुवर्ड छोटा वाला एम तो रहेगा नहीं, बिटवीन का मतलब सेंटर पे होता है, एनी वक्त तो वो तो रहेगा नहीं, बिल्कुल टुवर्ड द एम रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आप लोग बिल्कुल एक क्वेश्चन की तरफ देखो और पेंसिल हाथ में पकड़ लो और इसको बनाने की कोशिश करो। क्या बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट जिसके मास 200 ग्राम 500 ग्राम, पजेसेस वेलोसिटी इतनी और इतनी, तो वेलोसिटीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का निकालना है।
ये पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा ऑप्शन सही होगा कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, आप लोगों को पता करना है। 5 आएगी क्या, -25/7 प्लस जे की क्या है, और डी ऑप्शन है आपका। चलो बनाना स्टार्ट करो। 25 आएगी क्या, -5/7 जे की क्या। चलो चलो स्टार्ट करो बनाना। अगर बन गया तो अच्छी बात है, और बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए छोरे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगना चाहिए, ठीक है। चलो मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत चिल्लर छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास 2 मास है, तो हमको सी ऑप्शन बोला, कौन बोला, प्रियंका बोली। चलो देखते हैं। तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या है, m1 v1 याद है, m2 v2 याद है, m1 प्लस m2। हाँ कि ना, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, हाँ जल गई सर, बिल्कुल जलेगी। m1 कितना है, 200, तो 200 इंटू v1 कितना है, तो 10 आई की क्या है, 10 आई की क्या, प्लस m2 कितना है, 500 और v2 कितना है आपका 3 आई की क्या प्लस 5 जे की क्या, अपॉन में m1 m2, तो 200 प्लस कितना 500 होगा सर, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो चलो कैलकुलेशन करो इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 आई की क्या प्लस 5 3 आर 15, 1500 आई की क्या, और 5 5 25, 2500 जे की क्या, और अपॉन में 700 हो जाएगा सर। तो इनका कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 था और 1500, तो कितना हो जाएगा 3500 आई की क्या प्लस 2500 जे की क्या, अपॉन में 700। तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड प्रियंका, 700 आई प्लस 2500 जे की क्या, अपॉन में 700। 2 0 2 0 कट गया, ये 7 5 35 हो जाएगा, 5 आई की क्या 25/7 जे की क्या। तो विच ऑप्शन करेक्ट, 100% सी ऑप्शन करेक्ट। तो बहुत इजी आता है, बहुत इजी है। सर क्वेश्चन में मजा आ गया सर, ये तो बहुत चिल्लर क्वेश्चन था सर, मजा आ गया क्वेश्चन में, छोटा सा था इसलिए मजा आ गया, ठीक है। बड़ा देखेंगे, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यह आपका एमएसटी सीटी की एग्जाम 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये रिपीट भी हो सकता है, हाँ हो सकता है रिपीट, कोई गारंटी, कभी कभी जैसे का वैसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 ब्रिक्स है, हर किसी की लेंथ यल है, इस ब्रिक की भी लेंथ यल है, इस ब्रिक की भी लेंथ यल है, इस ब्रिक की भी लेंथ यल है, और हर किसी का मास भी सेम है। मतलब आपके पास m1 m2 और m3 तीनों क्या रहेंगे, यहाँ चलेंगे। तो अरेंज इस तरह से अरेंज किए गए फ्रॉम वॉल से। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का आप लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है फ्रॉम कहां से, तो वॉल से, फ्रॉम कहां से, तो वॉल से। इस वॉल से इसका पूरा सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकाले सर, कैसे निकाले फ्रॉम वॉल से सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले। तो आप लोगों को पता है इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा L/2 पोर्शन पे। इस ब्रिक का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वही तो R1 भी लेते हैं उसको, ठीक है। तो R1 रहेगा कितने दूरी पे, तो L/2 पे रहेगा। इसका जो R1 रहेगा वो क्या पे रहेगा, L/2 पे रहेगा, बराबर है। R1 कितने पे रहेगा, L/2 पे रहेगा। अब बताओ ये ब्रिक यहां से, ये मतलब इतना पोर्शन, आप देखो मैं बता रहा हूं, ये इतना पोर्शन आपका R1 रहेगा, इतना पोर्शन R1 यानी L/2 रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास। इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास ये वाला होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो वाला होगा, कितना होगा L/2 प्लस L/2, इतना भी, ये L/2 पोर्शन, ये L/2 और ये L/2 पूरा L रहेगा, देखो ये वाला पोर्शन, मतलब आपका R3 जो रहेगा ये यहाँ तक का, वो क्या होगा, L होगा कि नहीं होगा, अरे L होगा कि नहीं होगा, L होगा ना। और उसके बाद में इसका जो सेंटर रहेगा यहाँ रहेगा, मतलब L में ये L/2 ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, R2 हो गया, ये R3 जो रहेगा आपका, तो L में ये इतना रहेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। तो ये L, ये कितना पूरा L, तो L में L/2 एडिशन होगा, L में L/2 ऐड होगा, बोले तो कितना होगा 3L/2, ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास। ओके देखो ये L/2 नहीं था, ये आपका, देखो इधर सुनो,
ये R3 यानी क्या होगा, ये वाले जो ब्रिक है इसका सेंटर ऑफ मास, ये पूरी ब्रिक इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, तो ये ब्रिक का सेंटर ऑफ मास इस वॉल से कितने दूरी पे, तो ये पोर्शन पूरा क्या हो गया, यल हो गया, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इतने पोर्शन पे, इतने पोर्शन पे, ये पोर्शन क्या है, तो यल प्लस कितना है, तो यल में ये पाव पोर्शन याद हो रहा है, पाव पोर्शन यानी L/4, तो आपका आंसर आएगा 5L/4, 5L/4। तो देयरफॉर आपका R1 भी पता हो गया, R2 भी पता हो गया, R3 भी पता हो गया। तो ये जो M1 है ना, इस ब्रिक का सेंटर मास ये वाला है M1, ये इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास, ये दूसरे ब्रिक का सेंटर ऑफ मास, ये तीसरे ब्रिक का सेंटर ऑफ मास। तो M1 L/2 दूरी पे है, M2 L दूरी पे, देखो M2 L दूरी पे, ये M2 L दूरी वॉल से, और जो M3 जो है इस वॉल से 5L/4 दूरी पे है, मतलब ये L में ये पावर पोर्शन याद हो रहा है, L/4 डिस्टेंस याद हो रहा है, इतना L/4, इतना L/4 आधा और ये बाकी का पूरा होगा कि नहीं होगा, तो पावर बार मतलब L/4। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा इस पूरे सिस्टम का, जो सेंटर ऑफ मास रहेगा इस वॉल से इन तीनों ब्रिक्स का, तो क्या होगा, M1 R1 फार्मूला पता है आप लोगों को, M1 R1 M2 R2 M3 R3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, हाँ कि ना, हाँ सर ये तो पूरा चिल्लर क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बबुआ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ इंटू, तो क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू M है, तो M इंटू पहला आएगा M इंटू क्या आएगा L/2, M इंटू L/2, फिर M इंटू क्या आएगा L, M इंटू L आएगा, अब बाद में M इंटू कितना आएगा, M इंटू कितना आएगा 5L/4 आएगा, और नीचे में कितना होगा 3M होगा, M प्लस M प्लस L, तो अब कितना होगा बबुआ, तो सबका बेस सेम कर दो, यहाँ 4 है तो एलसीएम सबका 4 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 2ml लगाओगे नीचे में 4 लिखोगे, यहाँ 4ml लगाओगे ऊपर में नीचे में 4 लिखोगे, और यहाँ पे 5ml अपॉन में 4 पहले से, और अपॉन में कितना होगा 3, कैलकुलेशन कर लो, 2 और 4 6, 6 और 5 11, तो 11 ml, और बेस कैसा है सेम है एक बार, और अपॉन में 3, तो 11 ml/12, 11 ml/12, 11 ml/12, और अपॉन में 3m था ना बबुआ, m से m क्या हो गया कैंसिल, तो 11L बाय कितना होगा 3 4 जा 12, तो 11/12 4, 11/12 दिख रहा है ये वाला, 11/12 into L, तो विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो प्यारो बच्चों, इस कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन में, ये जो कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन आई है, तो इस कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन में 2 ही लोग सुखी है, एक कौन से वाले, तो फार्मा वाले, मेडिकल वाले, डॉक्टर। तो डॉक्टर वाले अभी इतना पैसा छाप रहे हैं, इतना पैसा डाल रहे हैं, उनका डेली का टर्नओवर, अगर नॉर्मल डॉक्टर भी रहेगा तो उसका डेली का टर्नओवर कम से कम 5,000 6,000, कम से कम 15,000 20,000 तो होगा, 20,000 तो नेट है डेली का टर्नओवर, इतना पैसा कमाते हैं। बड़े डॉक्टर की तो बात छोड़ दो, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं उनका तो डेली का टर्नओवर कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख का रहता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का। तो भैया उतना बड़ा टर्नओवर लाने के लिए उन्होंने क्या किए, MBBS की एग्जाम, और MBBS की एग्जाम ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई, उसके लिए नीट क्रैक करना पड़ता है। और दूसरे कौन बनते पता है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर सुखी है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये टेक्नोलॉजी, हाँ सॉफ्टवेयर लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उनके लिए IIT जरूरी है, तो उसके IIT के लिए JEE में सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो JEE और नीट, ये 2 एग्जाम आपको क्रैक करना है, और दिन रात उसके पीछे भागना है, दिन रात उसके पीछे देखना है, ठीक है, दिन रात पढ़ाई करना है, दिन रात पढ़ाई करना है, दिन रात पढ़ाई करना है। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपका है, ये पूछा है 2001 और 2002 में, 2001 और 2002 में पूछा गया है, ठीक है, CET के एग्जाम में, ठीक है, MST CET के एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, कि अपने पास 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, कौन से 2 मॉलिक्यूल दिए हैं अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन अ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, यहाँ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, उसके बीच का डिस्टेंस तो बहुत छोटा होता है, एक कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। कितना छोटा दिया है डिस्टेंस, 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है, 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है।
अब बताओ हम इसको इस तरह से लेते, थोड़ा सा इसको मैं माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा इसको क्या करो, इसका साइज मैग्नीफाइड कर रहा हूँ। तो ये मान लो कार्बन का एटम हो गया, ये मान लो ऑक्सीजन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। इसका मास क्या है, इसका मास m1 कितना ग्राम है, कितना ग्राम बोलता है AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो 12 AMU है। और इसका मास कितना है बबुआ, m2 ऑक्सीजन का 16 AMU है, बराबर है 16 AMU। और इनके बीच का डिस्टेंस बबुआ कितना दिया है, 1.1 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो आप आराम से इनके बीच का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको किसी एक को ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको मान लिया मैंने 0,0 और इसको मान लिया कितना, ये डिस्टेंस कितना है 1.1। तो ये है 1.1, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा 0। तो वाई लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, वाई तो वैसे भी 0 है। तो सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा, ओनली एक्स-यू-एम निकलेगा, वाई-यू-एम तो 0 रहेगा। तो क्या होगा एक्स-यू-एम क्या होगा, एक्स-यू-एम क्या होगा, तो 12 इंटू क्या होगा बता, आपका फॉर्मूला पता ना, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर है। तो m1 की वैल्यू कितनी 12, x1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू कितनी 16, x2 की वैल्यू 1.1 और अपॉन में m1 प्लस m2, तो 12 प्लस 16 बराबर है। कितना हो जाएगा रे, ये 0 हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 का 1 बच गया 1, 16 का 6 बच गया 1, 16 1 जा 16, 16 और 1 कितना होगा 17.1 के बाद, और ये 12 और 6 कितना होगा 6 और 2 8, 28 होगा। तो इसको 28 से जब डिवाइड करोगे आप लोगों को, इसके आधे कर सकते हो आप लोग, 28 के आधे 14 हो जाएंगे। तो कितना होगा 42 16 और 0.8 और 28 के आधे 14, और 14 से इसको डिवाइड कर दो, भाग तो जाता नहीं तो 0 पॉइंट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 88, वही 14 25 70, 14 सौ 84, 16 14 सौ 14 6 84 होता है क्या। तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 40 हो जाएगा। 14 3 42, 14 3 42, 14 3 तो काम नहीं करेगा, कितना काम करेगा 14 2 जा, अरे 14 2 जा काम करेगा ना, तो 62 बोला, हाँ तो 62 0.62 तो मतलब 63 अप्रोक्सीमेट, इधर 9 हो गया समथिंग आएगा, 9 या 8 या जो भी होगा। चलो देखते हैं, 14 दूना 28 कितने बचेंगे, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 गया 1, 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 14 8 कितना होता है 14 इंटू 8 832 बचेंगे 3, 8 का 13 का 112 होता है। तो 14 8 से काम करेगा, मतलब नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 0.63। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम कहाँ से, तो कार्बन एटम से। तो विच ऑप्शन कार्बन एटम से दिया है 0.63 फ्रॉम कार्बन एटम, तो 0.63, सी ऑप्शन इज करेक्ट है कि नहीं है, विच ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो एक रॉड है जिसका मास है m और जिसकी लेंथ क्या है l। एक रॉड है जिसका मास है m और जिसकी लेंथ क्या है l, इज मेड टू स्टैंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब ये रॉड है, देखो रॉड सोई हुई थी पहले, इसको मैंने खड़ी कर दिया वर्टिकल। ये एक दीवार है, एक वॉल है, और इस पे मैंने ये इसको ऐसे रख दिया, कितने डिग्री से, तो 60 डिग्री से, ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से नहीं, और ये उनके हॉरिजॉन्टल सरफेस, इससे 60 डिग्री नहीं, ये इससे 60 डिग्री, ठीक है। ये है रॉड, ठीक है, रॉड 60 डिग्री पे, ठीक है, विद द वर्टिकल। तो इसके आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इस रॉड की, जैसे ही देखो आपका पता, जैसे हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। ये एक रॉड है, ठीक है, इस वर्टिकल, जैसे कि रॉड सोई हुई थी, तो जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे इसकी एनर्जी बढ़ती है। कौन सी एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जैसे जैसे हाइट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइट आ गई थी, है क्या नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, mgh, G कहाँ है, mi कहाँ है, और h की वैल्यू किसके फॉर्म में, रॉड की लेंथ के फॉर्म में। अब तो ये कैसी भला आप कैसे करोगे, अब यल कैसे निकालोगे, mgh, तो हाइट निकालना पड़ेगा उसके लिए। अब हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट निकालोगे कैसे, तो बताओ, ये 60 डिग्री का एंगल, ये कितने का एंगल रहेगा 30 का, और ये कितने का रहेगा 90 का। तो यहाँ पर sin 30 की वैल्यू निकालोगे, sin 30, क्योंकि ये h जो है 30 के अपोजिट है,
तो एच बाई कितना होगा एल, एल की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू एल साइन थीटा साइन 30 होगा, और एल साइन 30 बराबर कितना होगा 1/2, बोली तो L/2 होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर एम जी एच की जगह क्या लिखोगे L/2, मतलब एम जी L/2, ये आपका ऑप्शन रहेगा एम जी L/2 है क्या, एम जी L/2 है क्या, हाँ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आंसर। ये तो सेंटर ऑफ मास का है भी या नहीं पता नहीं, दिख भी नहीं रहा सेंटर ऑफ मास की तरफ। आपको लग रहा था कि बी ऑप्शन आएगा, इसको ऐसा ये कंसेप्ट लगाकर बी ऑप्शन आएगा, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा, बी ऑप्शन नहीं आएगा बबुआ। बोलो क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि ये रॉड है, और रॉड में ये जो मास है ना सेंटर पे लोकेटेड होता है, सेंटर पे लोकेटेड होता है, सेंटर, इस रॉड की पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो रॉड का पूरा मास यहाँ थोड़ी लोकेटेड होगा, रॉड का पूरा मास सेंटर पे लोकेटेड होता है, आपको पता है ना, सेंटर पे लोकेटेड होता है पूरा मास। ये जो यम है ना, ये सेंटर वाला यम है, मतलब आपको हाइट भी लेना पड़ेगी ना, तो ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी, मतलब ये कर्व 360 डिग्री, तो ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का एंगल होगा, ये कितना होगा 30 होगा। हमको लग रहा था कि ये हाइट लेंगे, लेकिन ये हाइट नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे रॉड का मास अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के हिसाब से पूरे रॉड का मास कहाँ लोकेट होता है, सेंटर पे। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh, जब उस हाइट पे रहेगा, आगे ना पूरा मास, इस पूरे रॉड का जो मास होता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट नहीं लगाओगे, आप ऐसा लिखोगे द मास ऑफ रॉड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, होता है कि नहीं, मास ऑफ कौन सी रॉड, तो यूनिफॉर्म रॉड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ रॉड, बराबर है, सेंटर ऑफ रॉड बराबर है। तो आपकी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है mgh, ये मास है जो उस हाइट पे रहेगा, तो ये जो मास है, इस रॉड का मास सेंटर पे लोकेटेड, वो मास की हाइट कितनी है ये h है, तो यहां लगाओगे ये 60, तो ये भी 60 का रहेगा बबुआ, रहेगा 60 का रहेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को sin 30 का फंडा तो लगाना चाहिए, sin 30 का फंडा तो आप लोगों को लगाना चाहिए, sin 30 का फंडा तो आप लोगों को लगाना चाहिए, sin 30 का फंडा तो आप लोगों को लगाना चाहिए। तो अपोजिट क्या है h, अपोजिट, और हाइपो क्या होगी, ये होगी इतना पोर्शन L/2, अपोजिट पर हाइपो, ये L/2 होगा, इतना पोर्शन L/2 होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, हाइट की वैल्यू क्या होगी L/2 इनटू कितना होगा sin 30 होगा, तो L/2 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1 कितना होगा 4 होगा, इसका मतलब mg और x की जगह L/4 होगा, तो mg L/4, विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, ये इस बीच में फोन आ जाते हैं, मोबाइल को एक्चुअली साइलेंट या स्विच ऑफ करके रखना चाहिए यार, बीच में फोन आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि पूरे रॉड का मास कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर पे लोकेटेड होता है, उस मास की हाइट h होगी, तो उस आपको mgh फार्मूला होता है, तो आपको हाइट के फॉर्म में आंसर नहीं लाना था, l के फॉर्म में आंसर लाना था, तो इस h की वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा। और h की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये 60, ये 90 का रहेगा, ये 60 का एंगल आपके पास दिया, 60 का एंगल वर्टिकल के साथ में 60 का, ये करस्पॉन्डिंग, ये पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल 60 का, तो 90 60 रिमेनिंग 30 का रहेगा, तो sin 30 का फॉर्मूला लगाएंगे, अपोजिट का हाइपो, तो हाइपो ये वाला रहेगा L/2, क्योंकि मास का रॉड का मास, पूरे रॉड का मास का लोकेट होता है सेंटर में, L/2 पे रहता है, तो L/2, तो h की वैल्यू L/2 इनटू sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 जा 4 L/4, ये अच्छी जगह L/4, बी विच ऑप्शन करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने अच्छे से। तो चलो 17 क्वेश्चन, अरे भाई सर कितने सारे क्वेश्चन आप लोग बनाते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सिस्टम कंसिस्ट 3 पार्टिकल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सिस्टम कंसिस्ट 3 पार्टिकल जिनका मास है m, सबका मास है m, तो आपके पास कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, तो क्या होगा सॉल्यूशन में, डायरेक्ट सॉल्यूशन में मैं बता रहा हूं फटाक से, तो आपका x u m निकालेंगे,
तो x0 मैंने आपको बताया m1 x1 m2 x2 m3 x3, क्योंकि आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है, ये x1 है, x2 है, x3 है। m1 का काम mh करेगा, m2 का भी काम mh करेगा, और अपॉन में क्या होगा बताओ m1 प्लस m2 प्लस m3। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो m इंटू कितना होगा 1 होगा, m इंटू 1 m इंटू 1 2 और m इंटू कितना होगा बोलो 3 अपॉन में m प्लस m कितना हो जाएगा, ये 1m 2m 3m 6m और अपॉन में कितना होगा m से क्या था 2 आएगा, तो 2 तो आ गया, हाँ इसका गाड़ी ऑप्शन, क्योंकि दो तो है ही नहीं बात में। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y सी y क्या होगा, तो शॉर्टकट मारो वही रहेगा सेम, है क्या नहीं, m1 y1 m2 y2 m3 y3 और अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, तो भी 1 2 3 है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2 जाएगा। ओके, तो विच ऑप्शन 2, 2 डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन है ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है, सीईटी के एग्जाम में पूछा जाता है, एमएससीटी में पूछा जाता है, और खास करके नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेईई में बहुत कम चांस है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या पड़ रहा है, सेंटर ऑफ मास किसका निकालना है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या है, m1 v1 m2 v2 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो हमारे पास दो बॉडी दी है अलग अलग मास की, 4 kg और 2 kg और 4 kg की, मूव कर रही वेलोसिटी v1 v2 के साथ में, तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो m1 कितना दिया है 2, v1 कितना दिया है 20, m2 कितना दिया है 4, v2 दिया है 10 अपॉन में 2 प्लस 4 m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 40, ये 40 अपॉन में 6 हो जाएगा 2 2 जा 40 4 जा 40 40 और 40 80 80 बाय 6 है नहीं, तो बताओ 6 1 जा 6 बचेंगे 20 sin 3 18 बचेंगे कितने 2.20, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 12 पॉइंट समथिंग तो आंसर दे दिया। आपके पास क्या दिया कि गड़बड़ तो नहीं हुई, क्वेश्चन टाइप करने में गड़बड़ तो नहीं हुई, 2 और 4 दिया है, 2 और 4 दिया है बराबर है 2 और 4 20 और 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, सेंटर ऑफ मास की क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि दोनों मास टुवर्ड ईच अदर आ रहे हैं, टुवर्ड ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो क्या आता, पॉजिटिव आता, लेकिन टुवर्ड ईच अदर आया, टुवर्ड ईच अदर होने की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, ये भी माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा -2, ये आपका 0 हो जाएगा। मास का तो एडिशन होता है, टोटल मास का तो एडिशन होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, मास का एडिशन होता है, लेकिन ऊपर तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, तो 0/6 का आंसर क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों को याद रखना। तो विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ समझे ना, बिकॉज टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्रिकेट की बैट है, इसको कट कर दिया एट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ लोकेटेड है, बॉटम की तरफ लोकेटेड है, इसका मतलब बॉटम वाले क्वेश्चन में मास ज्यादा है, तो जिधर सेंटर ऑफ मास ज्यादा वहां होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो इस पॉइंट पे मास पूरे बॉडी को लोकेटेड है, तो यहां से हमने कट कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि इधर वाले क्वेश्चन में मास ज्यादा रहेगा, समझना है कि बॉटम वाले किसमें, तो मतलब पहला ऑप्शन उखड़ गया, दूसरा ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म कर दो। हाँ तो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, आप लोगों को अगर नीट का प्रिपरेशन करना है, नीट में अगर अबाव 600 स्कोर करना है, या जेईई में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको कुछ क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के कंसेप्ट याद होना जरूरी है, और मैक्सिमम क्वेश्चन के कंसेप्ट जैसे कि वैसे रटना तो पड़ेगा ही, रटना ही पड़ेगा भाई, रटना ही पड़ेगा, और रटेंगे का तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद होगा। वो नीट के एग्जाम तक देने जाओगे, जेईई के एग्जाम जाओगे, तुम सॉल्व करके पूरा सॉल्व करोगे, बोलोगे कि हाँ मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा, भैया सॉल्व करने में टाइम निकल जाएगा,
सॉल्व करने में टाइम निकल जाएगा। फिजिक्स बनाओगे, फिजिक्स में ही बनाते क्वेश्चन के, फिजिक्स के क्वेश्चन बनाते बनाते आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए और कुछ कुछ क्वेश्चन के तो आंसर ही आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं फास्ट वो भी। तो लुक एट द ड्राइविंग बोल रहा है, एक ड्राइविंग दिख रही है आप लोगों को, तो इसमें आउटर सर्कल दिख रहा है आपको पास, ये आपका जेई, ये जेई की एग्जाम जो होती है, जेई की एग्जाम उस 2009 में पूछा गया है, 2009 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लुक एट द ड्राइविंग इन द फिगर व्हिच हैज बीन ड्रॉन विद द इंक यूनिफॉर्म थिकनेस। तो मास ऑफ इंक यूज्ड टू ड्रॉ ईच ऑफ टू इनर सर्कल, जो इनर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए जो इनका मास लगा है, मास लगाना, तो इसका जो मास होगा, तो इसका मास m1 यानी mh है, इसका मास भी m है, इसका भी मास m है, ठीक है। इस छोटे वाले लाइन का भी मास m है, इसका भी मास m है, मतलब आपके पास m1 m2 m3, ये छोड़ो इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे नाम देता हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा है आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का मास 6m है, तो इस आउटर सर्कल को मैं m1 नाम देता हूँ 6m। क्यों आउटर सर्कल को m1 क्यों नाम दिया? क्योंकि उसको ओरिजिन माना है उसने आउटर सर्कल को। तो m1 यानी m है, फिर m2 m3 m4 m5, ये m2 m3 m4 और m5 सबका मास क्या m दिया है, ओके, m दिया है, ठीक है। तो अब उनके कोऑर्डिनेट भी दिए आपके पास, तो आपको इंटरेस्ट क्या है वैसे भी y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट का निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट का सेंटर, इतना इजी क्वेश्चन देखो, इतना इजी, y कोऑर्डिनेट सेंटर मास। तो फार्मूला क्या होगा, m1 r1, m1 क्या होगा y1 होगा, m2 y2, m3 y3 और m4 y4 और m5 y5 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, ओके। तो बताओ m1 के लिए m1 के लिए क्या है 6m है, 6m, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, 0 है, ये मर गया 0 है। m2 कितना है m है, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, इनर सर्कल का y कोऑर्डिनेट क्या है a है ना। तो m3 भी क्या है mh है, और y3 यानी क्या होगा, राइट सर्कल का y कोऑर्डिनेट वो भी h है, बराबर है। और बाद में m4 भी mh है, और y4 यानी वर्टिकल लाइन का y कोऑर्डिनेट 0, क्या बात है। ये बाद में m और ये क्या माइनस है, और अपॉन में कितने m हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 6 10 m हो जाएंगे, और ये m और m कट जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्या बात है। कितना हो जाएगा आंसर, क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं, ये बार 10 आएगा, हो ये 0 हो जाएगा, और ये m ये बचेगा, ये भी 0 होगा, अपॉन में क्या होगा 10m, m से m मर गया, तो ये बाय 10, व्हिच ऑप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो वो 12 क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हमारा चैनल ही समझ लो, हमारा ये जो सीरीज है जेईई की सीरीज, तो 10 एमसीक्यूज इन ईच क्वेश्चन, ठीक है, ओके।